नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आप किसी को लंबे समय तक लाल लाल आंखें दिखाकर डरा नहीं सकते हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी का व्यक्तिगत जीवन हो। यदि आप किसी को लाल लाल आंखें दिखाकर डराना चाहते हैं तो वह कुछ समय के लिए भले आपसे डर जाए, भयभीत हो जाए, लेकिन लंबे समय तक आप उसे लाल आंखें दिखाकर डरा नहीं सकते हैं। जी हाँ, कुछ यह हकीकत राजनीतिक क्षेत्र में भी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सहयोगी राजनीतिक दलों को या विपक्ष को लाल लाल आंखें दिखाकर डराने की कोशिश की, उसका परिणाम उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर दिख गया। अब केंद्रीय सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान यानी शीर्ष नेताओं ने अपने अंदाज समय समय पर सहयोगी दलों को और विपक्ष को दिखाए, जिसका खामियाजा यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश भर में 240 सीटें ही मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 303 सीटों पर कामयाबी मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी लाल लाल आंखें करके विपक्ष को और सहयोगी दलों को आखिर किस प्रकार डराती रही, तो आइए इसे समझते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का हथियार बनाया केंद्रीय सत्ता ने। अब इसमें खास तौर से विपक्ष ही चपेट में आया, केंद्रीय जांच एजेंसियों के चपेट में विपक्ष आया। कहीं विपक्ष दमदारी से जांच एजेंसियों के सामने लड़ा, तो कहीं विपक्ष ने जांच एजेंसियों के भय से, खौफ से हथियार डाल दिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, जो साफ तौर पर नहीं दिख रहा था, उस तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े प्रांत और राजनीतिक महत्व के सबसे अहमियत, सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इन लोकसभा की 80 सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटों पर यानी 62 सीट्स पर कामयाबी मिली थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी या यूं कहें कि मायावती को उत्तर प्रदेश में 10 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस केवल अपनी रायबरेली की सीट ही बचा पाई थी। इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी था। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वोट बैंक के बिखराव से ही हार जीत का मामला तय होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वोटों का एकजुट होना और बिखराव होना दोनों ही राजनीति में या चुनाव में खास मायने रखते हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 50% वोट मिला था, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा सिमट कर 37% के आसपास रह गया। लिहाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश से 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां 62 सीटें मिली थी, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली, यानी 50% के आसपास आ गए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास से कौन सा वोट खिसक कर विपक्ष के पास चला गया। तो यह एक विचारणीय प्रश्न है कि जो चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, यह वोट बैंक भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास कभी नहीं रहा, लेकिन कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी को मिलता अवश्य रहा। अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी यानी यूं कहें कि मायावती लोकसभा चुनाव में उतरी तो यानी लोकसभा चुनाव लड़ा तो, लेकिन पूरे मनोयोग से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा।
जिसका खामियाजा भले ही बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा हो, लेकिन उसने कहीं न कहीं अपनी वोट बैंक की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बता दी कि यदि हमें डराने की, हमें धमकाने की कोशिश की तो सत्ता के लायक नहीं रहोगे। यह एक संदेश अप्रत्यक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता भी यूपी में नहीं खोल पाई। अब अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती तो उसके प्रत्याशी कुछ तो जीत कर संसद में पहुंचते ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुल वोटों का बिखराव नहीं हुआ, कुल वोटों का एकजुट होना, यानी जो भारतीय जनता पार्टी को मिलना था वह भारतीय जनता पार्टी के पास गया, और जो विपक्ष का वोट बैंक बट रहा था मायावती में, अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में जो वोट बैंक बिखर रहा था वह एकजुट होकर के, यानी जो गठबंधन हुआ अपोजिशन अलायंस का, जो अपोजिशन अलायंस के प्रत्याशी थे उनको एक मुश्त विपक्ष का वोट मिला। भले ही बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, लेकिन बहुत मनोयोग से प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं दिखे। तो ऐसे में चाहे वह दलित हो या अति पिछड़े हो या पिछड़े हो, उनका वोट बैंक जो है वो कमोबेश गठबंधन यानी अपोजिशन अलायंस के प्रत्याशी के पास चला गया, क्योंकि अपोजिशन अलायंस में चाहे वह कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, किसी भी संसदीय क्षेत्र में समझौते के तहत एक ही प्रत्याशी था, यानी विपक्ष का जो वोट बैंक बिखरना था वह नहीं बिखर पाया, और चाहे वह सपा का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का प्रत्याशी हो, उसे वह विपक्ष का वोट मिला। और इसी के साथ एक बड़ा संदेश यह भी गया कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत से नहीं लड़ रही है, लिहाजा जो बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक था, अति दलित था, वह सभी कहीं न कहीं अपोजिशन अलायंस के खाते में चला गया। इस तरह से अपोजिशन अलायंस यूपी में मजबूत हुआ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, तो इस तरह से अपोजिशन अलायंस यूपी में मजबूत हुआ, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गया, बल्कि वह अपोजिशन अलायंस के खाते में चला गया। क्योंकि जब मतदाताओं ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से नहीं लड़ रही है, तो लाजमी है कि वह किसी न किसी को तो वोट देगा ही। उसे लगा कि अपोजिशन अलायंस के साथ जाना चाहिए, तो ऐसे में अपोजिशन अलायंस को तो दलित वोट मिल गया, यानी बहुजन समाज पार्टी का वोट मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। अब यदि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से, बहुत मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ती, तो भले ही पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में बहुजन समाज पार्टी को भले ही उतनी सीटें न मिलती, लेकिन 2-4-5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत सकती थी यदि वह मजबूती से लड़ती। और ऐसी दशा में भारतीय जनता पार्टी की यह सीटें जो अभी 33 रह गई हैं, वह सीटें बढ़कर कमोबेश 50 के आसपास पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक विपक्ष के पास चला गया, उसे सत्ता पक्ष के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास तो जाना ही नहीं था। वह खिसक कर अपोजिशन अलायंस यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास चला गया। अब इसके पीछे का जो एक बड़ा कारण है कि आखिर मायावती मजबूती से लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ी, तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दबाव, जो खौफ हाईकमान भाजपा ने दिखाया मायावती को, तो उससे मायावती ने समझ लिया, जान लिया, महसूस कर लिया कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देनी है लोकसभा चुनाव में। अब भले ही मायावती शांत दिखें, लेकिन राजनीतिक तौर पर, रणनीति के तौर पर मायावती का अभी भी कहीं कोई जोड़ नहीं दिखता है। तो अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को
लाल लाल आंखें विपक्ष को दिखाना इस बार भारी पड़ गया, क्योंकि मायावती यदि मनोयोग से लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो कुल वोटर्स, जो कुल वोट है, कुल वोट बैंक है यूपी का, वह 3 हिस्सों में बढ़ता। अपोजिशन अलायंस के पास जाता, बहुजन समाज पार्टी के पास जाता और भारतीय जनता पार्टी के पास जाता। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की भी कुछ सीटें निकलती और भारतीय जनता पार्टी मौजूदा स्थिति से अत्यधिक मजबूत होकर लोकसभा चुनाव से निकलती, जबकि विपक्ष को इसका खामियाजा कुछ न कुछ भुगतना पड़ता, क्योंकि उसकी सीटें जो अभी हैं उससे काफ़ी कम नज़र आती हैं। अब भले ही भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज कंट्रोल में लगी हो, लेकिन उसके सामने कहीं न कहीं बड़ी बाधा दिख रही है लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कि हालांकि चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही राजनीतिक दल समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर उनकी हार कैसे हुई, उनको पराजय का सामना कैसे करना पड़ा, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो तथ्य है वह यही है कि यदि बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता तो अपोजिशन अलायंस को उतनी कामयाबी नहीं मिलती, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इससे अधिक कामयाबी मिल सकती थी। अब भले ही मुखर तौर पर मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी इस बात को स्वीकार न कर पाई, लेकिन कहीं न कहीं मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को केंद्रीय जांच एजेंसियों का खौफ साफ तौर पर दिखता रहता है, क्योंकि कई मामले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं, खास तौर से मायावती व अन्य नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा दिखता रहता है। अब शायद इसी खौफ में बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और जब वह लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे और अपनी जनसभाओं में उन्होंने यानी आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना शुरू किया, तो मायावती ने आकाश आनंद यानी अपने भतीजे को न केवल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया बल्कि अपने उत्तराधिकार से भी वंचित कर दिया। एक तरह से आकाश आनंद को नेपथ्य में यानी पर्दे के पीछे भेज दिया राजनीति के, क्योंकि आकाश आनंद के तेवर दिख रहे थे कि वह भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हैं और इससे बहुजन समाज पार्टी की कुछ न कुछ सीटें या निकलती या उसका वोट बैंक पहले की अपेक्षा में बढ़ता। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों का खौफ देखकर मायावती ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो इस तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी को भी लाल लाल आंखें दिखाकर लंबे समय तक नहीं डरा सकते हैं, भले ही वह कोई राजनीतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक दल हो या व्यक्तिगत जीवन हो किसी का, किसी को भी लंबे समय तक आप लाल लाल आंखें दिखाकर नहीं डरा सकते। इसे यूं कह सकते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का खौफ दिखाकर आप किसी को लंबे समय तक नहीं डरा सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी है कि आखिर उसने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन दलितों का वोट उसे क्यों नहीं मिला। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बना रही है और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को दलितों तक भेजने की कोशिश कर रही है कि दलितों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या यूं कहें कि एनडीए की सरकार ने उनके हितों का यानी दलितों के हितों का ध्यान रखा, तो आखिर उन्होंने यानी दलितों ने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी अब दलितों के घर घर जाने की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सके। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।